तो प्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं वर्ण विचार के विषय में। पाठ 2, वर्ण विचार। तो बच्चों, जो आपका ये पाठ है, इसमें हम जानेंगे कि वर्णों की रचना किस प्रकार से हुई और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक इसके विषय में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से छोटी छोटी अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे पुस्तक। पुस्तक बना है प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। टोटल 7 वर्ण है इसमें, यानी कि 7 ध्वनियां हैं। इसी प्रकार से श्री राम, श जमा र जमा ई जमा र जमा अ जमा म जमा अ। 7 वर्ण, इसमें भी 7 ध्वनियां हैं। आपने देखा कि उपयुक्त शब्द पुस्तक 7 ध्वनियों तथा श्री राम शब्द भी 7 ध्वनियों के मेल से बने हैं। ये ध्वनियां इतनी छोटी हैं कि इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। तो हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो भी हम कुछ बोलते हैं, हमारे मुख से कुछ ना कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही व्याकरण की भाषा में वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। हमने जाना कि पुस्तक और श्री राम में प जमा उ जमा श जमा त जमा अ जमा क जमा अ 7 ध्वनियां निकल रही हैं और श्री राम में भी 7 ध्वनियां निकल रही हैं। तो जो ये ध्वनियां हैं, ये इनको हमने क्या करा है, इनको हमने अलग अलग करके दिखाया है। हम जान गए हैं कि ये इतनी छोटी ध्वनियां हैं कि अगर हम इनके और टुकड़े करना चाहें तो हम इनके और टुकड़े नहीं कर सकते। और ये ध्वनियां ही क्या हैं, वर्ण या फिर अक्षर हैं। इन्हें ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगर हम वर्ण की परिभाषा देना चाहें तो वो इस प्रकार से होगी। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह कहलाती है वर्ण। अब हम पढ़ लेते हैं वर्णमाला के विषय में। वर्णमाला, हम जो भी भाषा लिखते हैं वह वर्णों से ही लिखी जाती है। हिंदी भाषा के वर्णों के लिखित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी भाषा लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वर्णों की आवश्यकता होती है। और ये वर्ण अनेक प्रकार के होते हैं। तो अगर हम भाषा को लिखना चाह रहे हैं और हमारे पास वर्ण नहीं है तो हम भाषा को नहीं लिख सकते। और भाषा के वर्णों को जब हम एक क्रमबद्ध समूह में व्यवस्थित कर देते हैं तो वो कहलाती है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला के लिए सभी वर्णों का एक क्रम में लगा होना आवश्यक होता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद, हमने जाना कि वर्ण अनेक प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्णों को स्थान दिया गया है। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वर, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। जैसे अ आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ। तो जिन भी वर्णों का उच्चारण जब हम करें और उनमें कोई बाधा रुकावट उत्पन्न ना हो, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो सके, वो कहलाएंगे स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और वो है आ ई उ री ए आई ओ औ। ये है स्वर। स्वर के भेद, अब हम स्वरों के भेदों के विषय में पढ़ लेते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ ई उ री। यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे वो कहलाते हैं हर्ष स्वर। हर्ष का अर्थ ही होता है छोटा, लघु। और इनकी संख्या 4 है, अ ई उ और
री। दीर्घ स्वर, दीर्घ से क्या अर्थ होता है? बड़ा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। ये हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं और इनकी संख्या 7 बताई गई है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ दीर्घ स्वर के उदाहरण है। नेक्स्ट है प्लूत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। प्लूत स्वर लिखते समय स्वर के आगे हिंदी की गिनती का 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे ओम। अब हिंदी में इस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। जो प्लूत स्वर होते हैं इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है हर स्वर की तुलना में, और इसीलिए जब इसका कोई प्लूत स्वर का से संबंधित कोई शब्द लिखा जाता है तो उसमें प्लूत स्वर के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है, 3 का अंक लिख दिया जाता है, जिससे कि उच्चारण में पता लग पाए कि हमें 3 गुना समय लगाना है। लेकिन अब प्लूत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता। नेक्स्ट है मात्राएं। मात्राएं व्यंजनों के साथ जब अस्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों का मेल होता है तो स्वर अपने पूर्ण रूप में नहीं लिखे जाते बल्कि उनके स्थान पर उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे हम जानते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें उसके लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम व्यंजन में सीधा स्वर को नहीं जोड़ सकते, इसलिए हम उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। यानी कि व्यंजनों के साथ जब स्वर को जोड़ा जाता है तो वह अपना रूप बदल लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से स्वर की मात्रा का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखे हुए हैं स्वर, नेक्स्ट लाइन में लिखे हुए हैं मात्राएं, फिर मात्रा का प्रयोग करके दिखाया गया और फिर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो चलिए हम एक एक स्वर लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती क, का में, लेकिन अगर हम व्यंजन को स्वर रहित लिखेंगे, अगर इसमें हम क के साथ अ को नहीं जोड़ेंगे तो इसके नीचे हलंत लगेगा। नेक्स्ट है उदाहरण कमर, कलम। फिर है आ की मात्रा इस प्रकार से होगी, एक डंडे के रूप में रहेगी ये, और जब हम मात्रा का प्रयोग क व्यंजन के साथ लिख कर रहे हैं तो का, काला, काया। फिर है ई की मात्रा इस प्रकार की होगी, का के साथ मिलाने पर की, किताब, किला। ई की मात्रा इस प्रकार की होगी, का के साथ मिलाने पर की, कीमत, कील। ऊ की मात्रा इस प्रकार की होगी, का के साथ मिलाने पर कु, कुल, गुड़। नेक्स्ट है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा बड़ा हुआ है ये, इसकी मात्रा इस प्रकार की होगी कु, कूड़ा, कूप। री की मात्रा इस प्रकार से होती है, का के साथ मिलाने पर क्री, कृष्ण, कृपाल। ए की मात्रा इस प्रकार से होती है, क के साथ मिलाने पर के, केकड़ा, केला। आई की मात्रा इस प्रकार से होगी, कै के साथ मिलाने पर कई, कैमरा, कैसा। ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है, का के साथ मिलाने पर को, कोमल, कोयल। औ की मात्रा इस प्रकार से होती है, का के साथ मिलाने पर कौ, कौशल्या, कोआ। आ स्वर के बिना व्यंजन आधा होता है, ऐसे में व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगा होता है। जैसे क के नीचे हम देख रहे हैं हल चिन्ह, इसे हम हलंत कहते हैं। जब व्यंजन के साथ अ का मेल होता है तब हलंत के चिन्ह का लोप हो जाता है और व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। जैसे क जमा अ बराबर क। ठीक है, अगर हम स्वर को व्यंजन के साथ ना मिलाएं तो हम व्यंजन का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। अब आगे है अयोग वह। जो वर्ण न स्वर हैं और न व्यंजन उन्हें अयोग वह कहते हैं। ये निम्नलिखित 2 होते हैं। सबसे पहले होते हैं अनुस्वार और फिर होते हैं विसर्ग। तो ठीक है, ऐसे वर्ण जिन्हें ना तो हम स्वर की श्रेणी में रख सकते हैं और न ही व्यंजन की श्रेणी में, तो ऐसे वर्णों को कहा जाता है अयोगवा। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय
नाक से हवा निकले तो उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है, जैसे अंक, हंस, वंश, गंगा, रंग, अंत आदि। तो जब भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और उसका उच्चारण करते हैं तो केवल नाक से हवा निकलती है, इसी कारण से इसे अनुस्वार कहा जाता है। और यह किसी भी वर्ण पे जब हम लगाते हैं तो ये बिंदु के रूप में रहता है। किसी भी शब्द में भी ये बिंदु के रूप में ऊपर लगता है, जैसे अंक, हंस, वंश, गंगा, रंग, अंत आदि। और विसर्ग, इस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण आधे ह के समान होता है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग वर्ण के अंत में या बीच में होता है, जैसे अतः, प्राय, पुनः, दुख, निसंदेह आदि। तो जो ध्वनि चिन्ह आधे ह की ध्वनि देता है, आधे ह के समान उसका उच्चारण होता है, उसे विसर्ग कहा जाता है। तो जब भी ये लगता है, ये दो बिंदुओं के रूप में वर्ण के या तो अंत में लगता है या फिर किसी भी शब्द के बीच में लगता है। हमने विसर्ग के उदाहरण पढ़े, अथा, प्राय, पुनः, दुख, निसंदेह आदि। फिर है अनुनासिक। इस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुख और नासिका दोनों से एक साथ निकलती है। इसका चिन्ह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, इसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख, पूंछ, मूछ, दांत आदि, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जो अनुनासिक होता है उसको भी कई बार हम अयोगवाह की श्रेणी में ही रखते हैं। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुख और नासिका दोनों से एक साथ निकलती है, नासिका अर्थात नाक से। और इसका चिन्ह भी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में रहता है और इसको कहा जाता है अनुनासिक। और इसके उदाहरण है आंख, पूंछ, मूछ, दांत आदि। नेक्स्ट है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से जो वायु निकलेगी किसी ना किसी स्थान से वो रुकावट के साथ निकलेगी, क्योंकि उसको वर्ण का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं, व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारी जो जीभ है मुख के किसी ना किसी स्थान को स्पर्श करती है, जिसके कारण से रुकावट उत्पन्न होती है। इसलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है। और जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए व्यंजन को स्वतंत्र ध्वनि नहीं माना जाता। नेक्स्ट है व्यंजन के भेद। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंत, स्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 33 व्यंजनों को स्थान दिया गया है और व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये हैं स्पर्श व्यंजन, अंत, स्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले जानते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर मा तक के निम्नलिखित 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5-5 वर्णों के 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करें और हमारे मुख से निकलने वाली वायु मुख में क्या करें, किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके बाहर आए तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं हमारी जिह्वा उच्चारण करते समय किसी न किसी भाग को स्पर्श करे तो वो है स्पर्श व्यंजन। क से लेकर मा तक जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या 25 है और 5-5 वर्णों के इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो है इस प्रकार। सबसे पहले आते हैं कवर्ग। ठीक है, कवर्ग सबसे पहले क्या आते हैं, कवर्ग। तो क, ख, ग, घ, अंगा कवर्ग है। चवर्ग च, छ, ज, झ, हिया चवर्ग है। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण तवर्ग है। उसके बाद है तवर्ग त, थ, द, ध, न तवर्ग है। पवर्ग प, फ, ब, भ, म, ये है पवर्ग। इसके अलावा होते हैं अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 हैं। इन व्यंजनों का जब उच्चारण है स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, यानी कि हमारी जो जिह्वा है वो किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, वो बीच में स्थिर रहती है।
इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये चार होते हैं, या, र, ल और वा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे करते समय मुंह में ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये चार है, श, स, ह, श, श, स, ह। तो ये है ऊष्म व्यंजन, यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख से जो वायु निकलती है वो घर्षण के साथ निकलती है, जिसके कारण से उसमें गर्मी पैदा हो जाती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन है। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट आते हैं विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन ड तथा ण को विकसित व्यंजन कहते हैं। ये ड तथा ढ के विकसित रूप हैं। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे बड़ा, लड़के, पढ़, पढ़ाई आदि। तो जो दो हमारे जो वर्ण हैं वो विकसित व्यंजन की श्रेणी में आते हैं या फिर अतिरिक्त व्यंजन की श्रेणी में। ये ड और ढ का ही रूप है, बस नीचे इनके बिंदु लगा दिया गया है, जिससे इनका उच्चारण ल और ल हो गया है। और ये हमेशा किसी भी शब्द के या तो बीच में प्रयोग होंगे या फिर अंत में, प्रारंभ नहीं होता इनसे किसी भी शब्द का। आगत ध्वनियां, हिंदी भाषा में कुछ विदेशी ध्वनियां सम्मिलित हो गई हैं। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियां कहते हैं, जैसे अ, ज तथा फ आगत ध्वनियां हैं, जैसे कॉपी, डॉक्टर, जमीन, जहाज, वन, फैसला आदि। कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो दूसरी भाषा की हैं लेकिन आकर हमारी भाषा में सम्मिलित हो गई हैं, इसीलिए इनको आगत ध्वनियां कहा जाता है। इनकी संख्या 3 है, अ, ज और फ, यानी कि ये उन्हीं शब्दों में प्रयोग होती है हिंदी भाषा में जो दूसरी भाषा के शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, उर्दू और तुर्की भाषा के शब्द। इनके उदाहरण है कॉपी, डॉक्टर, जमीन, जहाज, फन, फैसला आदि। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दूसरे व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित चार हैं। ऐसे व्यंजन जो कि दो व्यंजनों का संयोग है, यानी कि दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए गए हैं, वो है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। ये है श, त्र, ज्ञ और श्र। तो कैसे बने, इनका निर्माण किस प्रकार से करते हैं तो देख लेते हैं एक बार। क जम श बराबर श, और उदाहरण है शटी, क्षत्रिय, श्रम। फिर नेक्स्ट है ज्ञ, ज्ञ कैसे बना, जा जमा या, बन गया ज्ञ। उदाहरण है ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ। नेक्स्ट है त्र, त जमा र बराबर त्र, त्रिशूल, पत्र, इत्र। उदाहरण है इसके श्र है श जमा र, श्र, श्रमिक, श्रवण और श्रम। कभी कभी स्वर रहित व्यंजन एवं स्वर वाले व्यंजन भी आपस में मिल जाते हैं, ये शब्द संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, जैसे स्वास्थ्य, मुक्त, प्यार आदि। कई बार क्या होता है, स्वर रहित व्यंजन और स्वर वाले व्यंजन, इन दोनों को हम आपस में जब जोड़ देते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाते, ये कहलाते संयुक्त अक्षर। उदाहरण है स्वास्थ्य, मुक्त, प्यार आदि। यानी कि इनमें एक तो स्वर रहित व्यंजन रहेगा और दूसरा स्वर के साथ वाला व्यंजन रहेगा, और दोनों को मिला दिया तो संयुक्त अक्षर। द्वित्व व्यंजन, नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन, जब कोई स्वर रहित व्यंजन अपने ही जैसे स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिल जाता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे पत्ता, बच्चा, छज्जा, सज्जन आदि। जब दो बिल्कुल एक जैसे व्यंजन हो लेकिन एक स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो, और जब हम इन दोनों को मिला दें और बिल्कुल एक जैसे होते हैं इसलिए इनको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। उदाहरण है पत्ता, बच्चा, छज्जा और सज्जन आदि। वर्णों के उच्चारण स्थान, अब हम आगे पढ़ रहे हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में कि किस वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है। वर्णों के उच्चारण की चेष्टा करते समय हमारे फेफड़े श्वास वायु को बाहर धकेलते हैं। इस श्वास वायु की मुख से बाहर निकलते समय कई गतियां होती हैं। मुख के भीतर विभिन्न अंगों कंठ, जिह्वा, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि की कुछ क्रियाओं से वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया द्वारा विशेष और इच्छित ध्वनियां मुख से बाहर निकलती हैं।
मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों के प्रमुख उच्चारण स्थानों को निम्नलिखित तालिका द्वारा समझा जा सकता है। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी श्वास वायु है, ठीक है, वो जब बाहर निकलती है तो वह विभिन्न अंगों के माध्यम से बाहर आती है, यानी कि जो हमारी जिह्वा है विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। हमारे मुख के विभिन्न अंग उच्चारण में सहायता करते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में जो अंग सहायता करता है मुख का, तो उसी के आधार पर उसका उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है। तो हम इस तालिका के द्वारा जानते हैं कि किस प्रकार से उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान तालिका, तो इसमें 3 कॉलम है, पहले 4 कॉलम है। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में उच्चारण स्थान, तीसरे में वर्ण और अगले में वर्ण का नाम। तो चलिए पढ़ लेते हैं कैसे होगा इनका उच्चारण। सबसे पहले कंठ। कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं वो है क ख ग घ अंगा ह और अह। विसर्ग यह कंठस्थ यानी कि कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। नेक्स्ट है जो तालु, जिसमें तालु का प्रयोग होता है ई ई च छ ज झ या य श, ये तालव्य कहलाते हैं। फिर मूर्धा। मूर्धा यानी कि दांत का ऊपरी वाला भाग। जब हमारी जीह्वा इसको स्पर्श करती है तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो इनको हम एक बार उच्चारण करके देख लेते हैं। री ट ठ ढ ढ ण र श। मूर्धन्य, इसलिए इनको कहा जाता है मूर्धन्य। आप सभी बच्चे उच्चारण करके देखेंगे, जहां जहां आपकी जीभ स्पर्श कर रही है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से उच्चारण हो रहा है और उच्चारण स्थान क्या है। दंत के द्वारा जो बोले जाते हैं त थ द ध न ल और स, इसलिए इनको दंत्य कहा जाता है। आगे और पढ़ लेते हैं। ओष्ठ के द्वारा उ उ प प ब भ म, ओष्ठ्य। नासिका के द्वारा अंग अंग अंगा या ण न मा, इसलिए इनको कहा जाता है नासिक्य। कंठ तालु ए ऐ, कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दोनों के प्रयोग के द्वारा बोले जा रहे हैं। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ के द्वारा ओ और औ, कंठोष्ठ इसलिए इनको कहा गया है। दंत और ओष्ठ के द्वारा व का उच्चारण होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। ये आप तभी सीख पाएंगे बच्चों जब आप इनका बार बार उच्चारण करके देखेंगे, तभी आपको उच्चारण स्थान की जानकारी होगी। तो हमने पाठ में जाना कि वर्ण क्या होते हैं, उनके कितने भेद हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब बताइए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो प्रश्न में 4 विकल्प, एक विकल्प सही है, हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ए विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प पर लगाएंगे। इनमें किस स्वर की मात्रा नहीं होती? आ की, अ की, उ की, ओ की। तो अ स्वर की मात्रा नहीं होती। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट करेंगे, इनमें अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं? ड ढ त थ ण ण क ख, तो अतिरिक्त व्यंजन है ण और ण। सी विकल्प हमारा सही है, सी विकल्प पर लगा देंगे गोला। इनमें अयोगवाह कौन सा है? तो अंग, क, अंग, ये सभी। तो ए विकल्प हमारा सही है, ए विकल्प पर लगाएंगे। रिक्त स्थान भरिए। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। हमें उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को रिक्त स्थान कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्णमाला। लिखेंगे वर्णमाला। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 रिक्त स्थान होते हैं, 11 होते हैं स्वर। अंग को कहते हैं
रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, अंग को हम कहते हैं अनुस्वार। दो भिन्न वर्णों के मेल से बने व्यंजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वरों के बदले हुए रूप को रिक्त स्थान कहते हैं, बदले हुए रूप को हम कहते हैं मात्रा। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ कथन दिए गए हैं, हमें सही या फिर गलत बताना है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, बिल्कुल सही। हिंदी वर्णमाला में 14 स्वर होते हैं, गलत। 11 होते हैं। दो भिन्न वर्णों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, अ ई उ री हर्ष स्वर हैं, ये भी ठीक है। स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित को लिखिए। हमें बताना है कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ कौन से, ऊष्म, संयुक्त और अयोगवह कौन कौन से हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक। पच्चीस व्यंजन। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन च, च, स और ह। और संयुक्त व्यंजन है च, त्र, य, त्र। अयोगवह अंग, अह। नेक्स्ट करेंगे सुमेल कीजिए। सुमेल करना है, यहाँ पे 2 कॉलम है, हमें मिलान करना है, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। स्वर, ये हो गए स्वर अ ई। अनुस्वार, अंग, अनुनासिक अंग, विसर्ग अह, आगत ध्वनि अ, ज, फ। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ और श्र। ये हो गए, हमारा पूरा हो गया इसका प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों हमने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन किया। हमने जाना वर्ण विचार के विषय में कि किस प्रकार से वर्ण होते हैं, किस प्रकार से उनका उच्चारण होता है और किस प्रकार से उनके भेद होते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।